मुकेश मिल मुंबई की सबसे खौफनाक और रहस्यमय जगहों में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ आज भी आत्माओं का साया, अजीब आवाज़ें और अचानक होने वाली घटनाएं लोगों को डरा देती हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे मुकेश मिल की असली डरावनी कहानी, वहाँ शूटिंग के दौरान हुए डरावने हादसे और उन लोगों के अनुभव जिन्होंने खुद कुछ ऐसा देखा जिसे आज तक भुला नहीं पाए। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। मुंबई की चकाचौंध के बीच कोलाबा के समुद्र किनारे खड़ी मुकेश मिल्स सिर्फ एक खंडर नहीं, बल्कि जलती हुई यादों और सिसकती हुई रूहों का एक बसेरा है। लोग कहते हैं कि 1970 के दशक में लगी उस आग ने सिर्फ कपड़े और मशीनें नहीं जलाई थीं, बल्कि कई जिंदगियों को हमेशा के लिए उस धुएं में कैद कर लिया गया था। आर्यन एक महत्वाकांक्षी फिल्म मेकर था। उसे डरावनी जगहों पर शूट करने का शौक था। एक शनिवार की रात उसने अपने छोटे से क्रू के साथ मुकेश मिल्स के अंदर कदम रखा। चौकीदार ने उसे गेट पर ही टोका था, साहब, सूरज ढलने के बाद यहाँ की हवा बदल जाती है। जो अंदर जाता है वो अकेला वापस नहीं आता। आर्यन ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। जैसे ही वे लोग मिल के पुराने बॉयलर रूम के पास पहुंचे, तापमान में अचानक गिरावट आई। अगस्त की उस उमस भरी रात में भी आर्यन को अपनी सांसों का धुआं दिखने लगा। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, छन 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 छन। वह पायल की आवाज थी। आर्यन के कैमरामैन समीर ने कांपते हाथों से अपना 4K कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर जो दिख रहा था उसने उसके खून को जमा दिया। खाली आंखों के सामने मलबा और लोहे की पुरानी छड़ें थीं, लेकिन कैमरे के व्यू फाउंडर में एक औरत खड़ी थी। उसने लाल रंग की फटी हुई साड़ी पहनी थी और उसका आधा चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। समीर ने आर्यन से कहा, आर्यन, कैमरा देखो। आर्यन ने जैसे ही कैमरे में देखा, वह औरत अब वहां नहीं थी। वह अब सीधे समीर के पीछे खड़ी थी, जिसका अक्स कैमरे के लेंस पर साफ दिख रहा था। उसके लंबे काले नाखून समीर के कंधे की खाल को धीरे धीरे कुरेद रहे थे। अचानक पूरी मील में जलते हुए मांस और पुराने कपड़ों की महक फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे 1975 की वो आग दोबारा लग गई हो। क्रू के बाकी सदस्य बदहवास होकर भागने लगे, लेकिन मील के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। भारी लोहे के गेट ऐसे गिर रहे थे जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, सब साथ रहो, कोई अलग मत होना। पर बहुत देर हो चुकी थी। मील की दीवारों से सिसकियां गूंजने लगी, हमें बचाओ, बहुत जलन हो रही है। हजारों आवाजें एक साथ चिल्लाईं। आर्यन ने देखा कि दीवार के प्लास्टर के नीचे से नाखून नहीं, बल्कि पिघला हुआ गर्म लावा जैसा कुछ बह रहा था। अगली सुबह कोलाबा पुलिस को मील के बाहर आर्यन का कैमरा मिला। कैमरा पूरी तरह से पिघला हुआ था, लेकिन उसका मेमोरी कार्ड सुरक्षित था। जब पुलिस ने उसे रिकवर किया तो उसमें सिर्फ 10 सेकंड की फुटेज थी। उस फुटेज में कोई भूत नहीं था, उसमें सिर्फ आर्यन और उसका क्रू दिख रहे थे, जो अपने ही गले पर हाथ रखकर खुद को ही दीवारों से पटक रहे थे, जैसा कोई अंदरूनी ताकत उन्हें नियंत्रित कर रही हो। अंत में एक भयानक चेहरा कैमरे के बिल्कुल करीब आया। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 खाली गड्ढे थे जिनसे धुआं निकल रहा था। आज भी मुकेश मिल्स के पास से गुजरने वाले टैक्सी ड्राइवर रात के 12 बजे के बाद वहां रुकने की हिम्मत नहीं करते।
कहते हैं कि अगर आप वहाँ गौर से सुने तो आज भी मशीनों के चलने की आवाज़ और किसी के जलने की चीखें सुनाई देती हैं। आर्यन के गायब होने के ठीक 1 साल बाद उसका छोटा भाई कबीर मुंबई पहुंचा। पुलिस की फाइलों में आर्यन का केस लापता की श्रेणी में बंद हो चुका था, लेकिन कबीर जानता था कि उस रात उस खंडर में कुछ ऐसा हुआ था जिसे विज्ञान नहीं समझ सकता। कबीर को आर्यन के पुराने सामान में एक छोटी सी काली डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर कांपते हाथों से लिखा था, वो आग बुझी नहीं है, वो हमारे अंदर जल रही है। अगर मैं वापस न आऊं तो 13वें खंबे के पास मत जाना। कबीर ने ठान लिया कि वो उस 13वें खंबे का सच जानकर रहेगा। उसने एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डॉक्टर डिसूजा को अपने साथ लिया। इस बार वे दिन के उजाले में वहां पहुंचे, यह सोचकर कि रोशनी में अंधेरा कमजोर होगा। जैसे ही वे मिल के मुख्य हॉल में दाखिल हुए, बाहर चिलचिलाती धूप थी, लेकिन मिल के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने सूरज को निगल लिया हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि कबीर को अपनी ही धड़कन किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। डॉक्टर डिसूजा ने अपना ईएमएफ मीटर निकाला। मशीन की सुई पागलों की तरह घूमने लगी। डॉक्टर ने फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ ऊर्जा का स्तर सामान्य से हजारों गुना ज्यादा है। कबीर, हमें यहाँ से अभी निकलना चाहिए। लेकिन कबीर की नज़र उस 13वें खंबे पर पड़ चुकी थी। वह खंबा बाकी खंभों से अलग था, पूरी तरह काला, जैसे उसे कोयले से तराशा गया हो। जैसे जैसे कबीर उसके करीब गया, उसे जमीन के नीचे से एक अजीब सी कंपन महसूस हुई। अचानक फर्श की दरारों से काला धुआं निकलने लगा। वह धुआं साधारण नहीं था, वह धीरे धीरे इंसानी शक्लें अख्तियार कर रहा था। कबीर ने देखा कि उन सायों के बीच एक साया बिल्कुल आर्यन जैसा था। कबीर की चीख निकल गई। वह आकृति धीरे से मुड़ी। वह आर्यन ही था, लेकिन उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं और उसके मुंह के शब्द नहीं बल्कि राख निकल रही थी। उसने कबीर की तरफ हाथ बढ़ाया और फटी हुई आवाज में बोला, यहाँ समय खत्म हो गया है भाई, अब हम सब इस मील का हिस्सा हैं। तभी डॉक्टर डिसूजा ने कबीर को पीछे खींचा। उन्होंने देखा कि मील की दीवारें हिल रही थीं। ईंटों के बीच से इंसानी हाथ बाहर निकल रहे थे, जो उन्हें अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे। वे लोग पागलों की तरह गेट की तरफ भागे। पीछे मुड़कर देखने पर कबीर ने देखा कि पूरी मील एक विशाल जलते हुए चेहरे में बदल गई थी, जिसका मुंह वही 13वां खंबा था। वे किसी तरह बाहर निकले, लेकिन कबीर के हाथ पर एक गहरा निशान रह गया था, एक जलता हुआ हाथ का छापा जो कभी नहीं मिटा। कबीर के हाथ पर लगा वह जलता हुआ निशान कोई साधारण चोट नहीं थी। जैसे जैसे सूरज ढलता, वह निशान दहकने लगता और कबीर को अजीब अजीब चीखें दिखाई देने लगती। उसे एहसास हुआ कि जब तक वह उस मील के मूल रहस्य को खत्म नहीं करेगा, वह साया उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। कबीर ने तय किया कि वह इस खौफ को हमेशा के लिए दफन कर देगा। वह अपने साथ गंगा जल, प्राचीन मंत्रों की एक किताब और एक मशाल लेकर ठीक अमावस्या की रात को दोबारा मील के अंदर दाखिल हुआ। इस बार हवा में सन्नाटा नहीं, बल्कि एक भारी गूंज थी, जैसे हजारों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। जैसे ही वह 13वें खंबे के पास पहुंचा, जमीन फट गई। खंबे के पीछे से एक आकृति उभरी। वह कोई जलती हुई रूह नहीं थी, बल्कि एक ऊंचा काला साया था। उसके सिर पर सींग जैसे मुकुट थे। वह मील का रखवाला था। पुराने लोक कथाओं के अनुसार 1970 की वह आग कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक बलि थी, जो इस शैतानी ताकत को जगाने के लिए दी गई थी। उस साई की आवाज़
कबीर के दिमाग के अंदर गूंजी, तुमने मेरे साम्राज्य की शांति भंग की है। कबीर ने देखा कि आर्यन और उसके क्रू के सदस्य वहां किसी बेजान पुतले की तरह खड़े थे। उनकी आत्माएं उस खंबे की दीवारों में चुन दी गई थी। वे ना जीवित थे, ना ही मृत। वे बस उस शैतान की ऊर्जा का स्रोत थे। कबीर ने जब अपनी मशाल जलाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया, तो मील की दीवारों से खून के आंसू निकलने लगे। अचानक आर्यन की रूह एक पल के लिए होश में आई। उसने कबीर की तरफ इशारा किया और दीवार पर उकेरी गई एक पुरानी घड़ी की ओर संकेत किया। वह घड़ी 11:45 पर रुकी हुई थी, ठीक वही समय जब मील में पहली बार आग लगी थी। कबीर समझ गया कि यह पूरा स्थान एक टाइम लूप में फंसा हुआ है। जब तक वह घड़ी दोबारा नहीं चलेगी, ये रूहें कभी आजाद नहीं होंगी। कबीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी पत्थर की घड़ी के कांटों को घुमाना शुरू किया। जैसे ही सुई 12 पर पहुंची, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी मील नीली ज्वालाओं से घिर गई। वह शैतानी साया राख में बदलने लगा। आर्यन की आत्मा चिल्लाई, भागो कबीर। इस बार उसकी आवाज में दर्द नहीं, बल्कि शांति थी। कबीर जैसे ही गेट की तरफ भागा, उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने उसे मुस्कुराते हुए आर्यन और उन सभी मजदूरों की धुंधली आकृतियां दिखाई दी, जो सालों से वहां कैद थे। वे सब धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो रहे थे। जब सूरज उगा तो मुकेश मिल्स पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। वह सिर्फ एक पुराना जर्जर ढांचा मात्र रह गई थी। कबीर के हाथ का वह निशान गायब हो चुका था। आज भी लोग वहां जाने से डरते हैं, लेकिन अब वहां चीखें नहीं सुनाई देती। सिर्फ कभी कभी जब हवा बहुत तेज चलती है, तो पुराने मलबे के बीच से एक घड़ी के टिक टिक करने की आवाज आती है, जो याद दिलाती है कि कुछ रहस्य सुलझ कर भी अपनी छाप छोड़ जाते हैं। मुकेश मिल की दास्तान अब समाप्त हुई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।